सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पिछली वीडियो तक हम क्या किए थे? ठीक है, एपी का जितना भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको एक वीडियो में वन शॉट के माध्यम से उसको हम कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आपका प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन का कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, ठीक है, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची, यानी कि जो सूची है, जो अनुक्रम है, वो एपी में है और क्यों। ठीक है, यानी कि हमको सिंपल करना क्या है कि सवाल पढ़ना, और सवाल पढ़ने के बाद जो हमको सूची प्राप्त होगी, जो सीक्वेंस प्राप्त होगा, हमको बताना है क्या वो सीक्वेंस एपी में है और क्या वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, बस सवाल पढ़ना है और एक सूची प्राप्त करना है और बताना है कि वो एपी में है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराया का जो सूची हमको प्राप्त होगा वो एपी में है या नहीं। ठीक है, अब सूची कैसे प्राप्त होगा, इसके आगे का जब लैंग्वेज पढ़ेगा तो पढ़ोगे तो आपको सूची प्राप्त होगी। क्या रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया, यानी कि तुम अगर 1 किलोमीटर चलते हो, ठीक है, प्रथम 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपया किराया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्या रहा है कि अगर तुम 1 किलोमीटर चलते हो तो फिक्स किराया है 15 रुपया। अब 1 किलोमीटर के अलावा अगर तुम अगला एक और किलोमीटर चलते हो तो 8 रुपया बढ़ के हो जाएगा तुम्हारा भाड़ा 23 रुपया। अब इस 1 किलोमीटर का फिर से अगर तुम एक और अतिरिक्त किलोमीटर चलते हो तो फिर पुराने भाड़े में तुम्हारा 8 रुपया जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमको 4 किलोमीटर जाना है तो प्रथम किलोमीटर का किराया हो जाएगा 5 रुपया, 15 रुपया, ठीक है, सॉरी 15 रुपया। अब अतिरिक्त यानी कि जो दूसरा किलोमीटर होगा ना, इसके लिए हमको 8 रुपया और देना पड़ेगा, 15 में 8 रुपया और देना पड़ेगा, यानी कि 15 8 हो जाएगा 23। अब मान लो हमको तीसरा किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो 8 रुपया और बढ़ जाएगा, इस 23 में 8 रुपया और बढ़ के हो जाएगा 31। इसी तरीके से 8 रुपया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए बढ़ते जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए बढ़ते जाएगा। अब देखो रफ माध्यम से तुम देखोगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो दूसरा किलोमीटर के लिए क्या 15 + 8 23। इसी प्रकार से तीसरा किलोमीटर के लिए क्या 23 + 8 31। इसी तरीके से चौथा किलोमीटर के लिए क्या 38 + 31 + 8 39। और इसी तरीके से एक सूची हमको मिलेगा। अब देखो बताओ ये सूची एपी में है या नहीं। देखो प्रत्येक +8 करने से, ठीक है, मतलब पहले पद में जब हम +8 किए तो दूसरे पद मिला, उसी तरीके से दूसरे पद में +8 किए तो तीसरा पद मिला, उसी तरीके से तीसरे पद में +8 किए तो चौथा पद मिला, इसी तरीके से +8 करेंगे तो हमको 5वां पद मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो सूची हमको मिलेगा ना वो एक एपी में होगा। ठीक है, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप पहले सूची लिख लेंगे और सूची में आप सिर्फ D1 D2 D3 निकाल लेना। जैसे D1 निकालने के लिए तुम क्या करना है, A2 - A1 करना। ठीक है, ये A2 - A1 करोगे तो D1 आ जाएगा। फिर D2 निकालने के लिए A3 - A2 करना, फिर D3 निकालना। अगर सारा D आपका बराबर आ जाता है यानी कि दिया गया सूची आपका एपी में है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। हम मान लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है, मानना नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, तो जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया, तो हम यहाँ पर 15 रुपया लिख देते हैं। फिर लिखते हैं अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद अतिरिक्त एक और किलोमीटर चलोगे तो 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया, तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है किराया, ठीक है 8 रुपया। इतना आपको प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, अब प्रश्न से हम सूची का अगर प्रथम पद लिखना चाहें, ठीक है, या फिर प्रथम पद लिखना चाहे या फिर प्रथम किलोमीटर का किराया लिखना चाहे तो प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है, अब देखो प्रथम किलोमीटर के किराए को हम क्या करते हैं ए से सूचित कर देते हैं, चूंकि ये प्रथम है तो इसको हम लोग A1 से सूचित करते हैं। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना आ जाएगा, प्रश्न से देखोगे तो 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपया। अब इसी तरीके से हम दूसरे किलोमीटर का किराया निकलना चाहे, ठीक है, दूसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है, दूसरे किलोमीटर का किराया को हम मान लेते हैं A2 से सूचित कर देते हैं। तो देखो प्रथम किलोमीटर का है 15 रुपया किराया। अब अतिरिक्त दूसरे किलोमीटर के लिए क्या मतलब हो गया, अतिरिक्त एक और किलोमीटर, अतिरिक्त एक और किलोमीटर के लिए हमको 8 रुपया और देना पड़ेगा, यानी कि 15 में 8 जुड़ जाएगा, यानी कि A2 बराबर आ जाएगा 15 + 8 = 23। इसी तरीके से अगर हम तीसरे किलोमीटर का किराया लिखना चाहें जो कि होगा A3, ये क्या होगा, दूसरे किलोमीटर पे जो किराया लगा था ये, ठीक है, इसमें अतिरिक्त एक और किराया जुड़ेगा तब हमारा तीसरा किलोमीटर बनेगा। तो तीसरे किलोमीटर का किराया लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे किलोमीटर के किराए में फिर से +8 कर देंगे, यानी कि 23 + 8 आ जाएगा 31। ठीक है, उसी तरीके से अगर तुम चौथे किलोमीटर का किराया लिखना चाहते हो जिसको हम लोग A4 कहेंगे, ये क्या होगा, तीसरे किलोमीटर का जो किराया था इसमें अतिरिक्त एक और किलोमीटर जुड़ेगा तब मेरा चौथा किलोमीटर बनेगा, यानी तीसरे किलोमीटर के किराया में हम +8 कर देंगे, यानी कि 31 + 8 यानी कि 39, ये आ गया चौथे किलोमीटर के किराया। इसी तरीके से आपका क्या होगा,
अनुक्रम आता रहेगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद 3-4 पद लिखने के बाद आपको करना क्या है, लास्ट में लिख देना अतः सूची बराबर, ठीक है, सूची बराबर, सूची क्या होता है A1, A2, A3, A4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह का जो अनुक्रम होता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूची कहेंगे। यहाँ पर A1 हम क्या लिखाते देखे लिखे थे 15, ठीक है, A2 क्या आया था 23, ठीक है, और A3 क्या आया था 31, A4 क्या आया था 39, इसी तरीके से आपका पद आता रहेगा। अब ये आगे आपको मिल गया सूची, भाषा मैंने क्या किया, पहले भाषा पढ़ा, ठीक है, और फिर हमने सूची प्राप्त कर लिया। अब तुम बताओ ये सूची AP में है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले D1 निकालेंगे, D1 निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 कहेंगे, ठीक है। A2 क्या होता है, जो दूसरा पद होता है यानी कि 23, A1 क्या होगा -15, 23 में से 15 जाएगा 8। उसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे, D2 कैसे आएगा, A3 माइनस में A2, ठीक है, A3 माइनस में A2 करेंगे तो दूसरा हमारा D2 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 क्या था तुम्हारा 31, ठीक है, और A2 क्या था तुम्हारा 23, यानी कि 31 में से 23 जाएगा, फिर से तुम्हारा 8 आ गया। अगर तुम D3 निकालना चाहो, ये कैसे निकलेगा D3, A4 माइनस A3, ध्यान दो, D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि जौवा कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, यहाँ पर ओमवा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A4 क्या है तुम्हारा 39, ठीक है, A3 क्या है 31, 39 माइनस 31 करेंगे 8 आ जाएगा। अब तुम यहाँ पर देखो जो कॉमन डिफरेंस निकाल रहा है, क्या हर बार वो कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर होता है तो दिया गया सीक्वेंस या सूची AP में होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे भैया होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दिया गया सूची AP में है, ठीक है, दिया गया सूची क्या है AP में है, ठीक है, दिया गया सूची किस में है, AP में है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पहला नंबर जो क्वेश्चन था ये हो गया कंप्लीट, यानी कि यहाँ से जो सूची हमको मिलेगा वो AP में है। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, इस तरीके का एक बेलन, ठीक है, आप घर का बेलन मत समझ लेना, यहाँ बेलन का मतलब सिलेंडर, एक आकृति है जिसके बारे में आप मेंसुरेशन नामक चैप्टर में पढ़ेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके का होता है बेलन, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में मान लो पहले से कुछ उपस्थित हवा की मात्रा होगी, मान लेते उपस्थित हवा की मात्रा है V, बेसिकली हम मान लेते हैं हवा का आयतन होता है, तो मान लेते हैं उपस्थित हवा की मात्रा को हम मान लिए V, ठीक है, V मान लिए, या फिर आप चाहो तो उपस्थित हवा की मात्रा को मान लो 1, कि उपस्थित हवा की मात्रा 1 है, या फिर हम V ही मान लेते हैं, ठीक है, उपस्थित हवा की मात्रा को हम मान लिए V। अब कहता है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप, ठीक है, यहाँ से मान लो एक पंप डाला जाता है वायु निकालने वाला, जब ये पंप प्रेस किया जाता है तो यहाँ से वायु मान लेते हैं, यहाँ पर एक और इस तरीके से वायु निकल जाता है। तो वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सवाल क्या कर रहा है कि मान लो एक बेलन है और बेलन में अभी अगर हवा की मात्रा V है, तो अगर पहली बार पंप दबेगा तो उपस्थित हवा का, ठीक है, उपस्थित हवा का 1/4 यानी V/4 बाहर निकल जाएगा, और V में से अगर V/4 बाहर निकल जाएगा तो फिर इसमें कितना बचेगा 3V/4, यानी कि दूसरा पद आ जाएगा 3V/4। फिर जब दूसरा बार पंप दबेगा तो इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3V/16 बाहर निकल जाएगा। ध्यान दो 3V/4 में से 3V/16 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 9V/16, ठीक है। ध्यान दो 4×3 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9V/16। इस तरीके से दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले सूची प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। हल पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया कुछ नहीं है, हम सीधा लिख देते हैं माना की, ठीक है, माना की, ठीक है। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, उपस्थित हवा की मात्रा, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम क्या मान लिए V मान लिए, ठीक है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को मान लिया V। अब हम चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से चलोगे तो बेलन में चूंकि उपस्थित हवा की मात्रा V है, यानी कि जो पहला पद आ जाएगा A1 बराबर हुआ जाएगा V, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब जब पंप, ठीक है, दबेगा तो 1/4 हवा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले हम लिख लेते हैं पहली बार पंप दबने पर, ठीक है, पहली बार पंप दबाने पर, ठीक है, शेष हवा की मात्रा या फिर बची हुई हवा की मात्रा, यहाँ पर लिख देना कि पहले तो A1 बराबर तुम्हारा V आ गया। अब तुम यहाँ पर लिखो, ठीक है, कि पहली बार पंप दबाने पर, ठीक है, पहली बार, ठीक है, पंप दबाने पर, ठीक है, पहली बार पंप दबाने पर निकली हवा की मात्रा, ठीक है, पहली बार पंप दबाने पर निकली हवा की मात्रा, ठीक है, निकली हवा की मात्रा। अब देखो कहा क्या रहा है सवाल में कि अगर तुम पंप दबाता है तो शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हवा है कितना V, तो बाहर कितना निकल जाएगा V का 1/4 यानी कि V/4। अब V/4 बाहर निकल जाएगा तो शेष कितना बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा ना वही तुम्हारा हो जाएगा A2, जो शेष बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा A2, ठीक है। तो जो शेष हवा बचेगा मेरा वही होगा मेरा A2। प्रारंभ में मेरा V था, एक बार पंप दबाया गया, ध्यान समझो, ठीक है, प्रारंभ में हवा की मात्रा V था, एक बार पंप दबाया गया, 1/4
4 हवा बाहर निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा 3v/4, यानी कि जो दूसरा पद होगा वो मेरा क्या हो जाएगा 3v/4। ठीक है, जैसे 1/v/4 हवा बाहर निकल गया, पहले से v था तो बचेगा कितना v-v/4, यानी कि 3v/4, यही तुम्हारा आ गया A2। इसी तरीके से अगर तुम तीसरा पद निकालना चाहता है, ठीक है, तीसरा पद अगर इसी तरीके से निकालना चाहता है, पहले शुरू बचा कितना है दूसरा 3v/4, अब क्या होगा जब दूसरी बार पंप दबाएगा, अब देखो ध्यान दो, ठीक है, अब बेलन में बचा है 3v/4 हवा, जब दूसरा बार पंप दबाएगा तो 3v/4 में से इसका 1/4 यानी कि 3v/16 बाहर निकल जाएगा, 3v/16 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यानी जो तीसरा पद होगा वो 3v में से 3v का 1/4 बाहर निकालने से प्राप्त होगा, समझा। ठीक है, यानी कि तीसरा पद आपका आ जाएगा A3 बराबर, ठीक है, 3v/4 और माइनस 3v/ में नीचे देखो ये 4 गुना 4 होकर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये 4 और 16 का एलसीएम आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 भी, माइनस में 3 भी, यानी कि 9v/16। ठीक है, यानी कि A3 आ गया 9v/16, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर सीधा लिख लो अतः सूची बराबर, ठीक है, या फिर अतः अनुक्रम बराबर। अब सूची कैसे लिखोगे, A1 A2 A3 जो है वही तुम्हारा सूची है। A1 क्या है तुम्हारा में v, ठीक है, फिर A2 क्या है तुम्हारा 3v/4, ठीक है, 3v/4 हम A2 निकाले हैं, ठीक है, और A3 क्या निकाले हैं 9v/16। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया A3। अब करो क्या, सिंपल तुम D1 और D2 निकाल लो। अगर D1 और D2, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाता है, डेट मीन्स कि AP में है, और दोनों बराबर नहीं होता है यानी कि AP में नहीं है। अब D1 निकालने के लिए क्या करो तुम A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, D1 निकालना है तो A1 माइनस होगा, ध्यान दो A2 क्या है 3v/4, A1 क्या है v, 3v/4 माइनस भी करेंगे तो माइनस v/4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर तुमको A2 निकालना है तो करो A3 माइनस A2, A3 क्या है 9v/16, ठीक है, और माइनस में A2 क्या है 3v/4। ठीक है, अब देखो ये 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16, ये ऊपर में रहेगा 9v, माइनस ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि माइनस में 12 भी आएगा क्या माइनस 3v/4। अब देखो जब हम D1 निकाले तो आया क्या माइनस v/4, जब हम D2 निकाले तो आया क्या माइनस 3v/4, यानी कि यहाँ पर लिखना अतः, ठीक है, अतः यहाँ, ठीक है, यहाँ पर D1 जो है वो डज नॉट इक्वल टू D2 है, और जब हमारा सार्वंतर बराबर नहीं होता है तो दिया गया अनुक्रम, दिया गया सीक्वेंस या दिया गया सूची AP में नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देना अतः दिया गया सूची, ठीक है, दिया गया सूची या फिर प्राप्त सूची AP में नहीं है। ठीक है, दिया गया सूची या प्राप्त सूची AP में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, ठीक है, इससे एक सूची प्राप्त करना है। और सूची कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर जो अगला भाषा दिया हुआ है इससे कह रहा है कि जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, यानी कि मान लो यहाँ पर मिट्टी है, अगर 1 मीटर कुआं खोदा तो 150 रुपया लगा गया। ठीक है, अब अतिरिक्त एक और देखा क्या लिखा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। कहने का मतलब कि 1 मीटर का सिर्फ कुआं खोदाते हो तो 150 रुपया लगेगा, फिक्स है। अब तुम 2 मीटर का खुदा रहे हो ना, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर और बढ़ गया तो तुम्हारा 50 रुपया और बढ़ जाएगा। फिर अगर तुम 3 मीटर खुदाते हो तो 2 मीटर पे तुम्हारा लग गया 200। ठीक है, 2 मीटर पे जो लगा है ना, अतिरिक्त एक और मीटर खुदाओगे तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा, 50 रुपया क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। यानी ये जो सवाल है, ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही सेम है। तो इसमें भी आपको पता चल ही जाएगा सूची प्राप्त करने के बाद कि AP में है या नहीं है। करेंगे क्या, हम लिख देंगे कि जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, दिया क्या है कि 1 मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, तो 1 मीटर की खुदाई की लागत, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मीटर की खुदाई की लागत। ठीक है, 1 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 15 मीटर 150। ठीक है, 150 रुपया हम लिख दिए। फिर लिख दो अतिरिक्त एक और मीटर की खुदाई की लागत। ठीक है, अतिरिक्त, ठीक है, 1 मीटर की खुदाई की लागत, अतिरिक्त 1 मीटर की खुदाई की लागत। ठीक है, अतिरिक्त 1 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 50 रुपया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कहा क्या रहा है, प्रश्न में आपको सूची प्राप्त करनी है। ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई की जो लागत है वो है 150 रुपया, यानी कि जो मेरा प्रथम पद होगा वो क्या हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखो, अब जो हमको दूसरा पद मिलेगा वो कैसे मिलेगा, 1 मीटर कुआं खुदाते हैं तो 150 रुपया हमको देना पड़ेगा। अगर हम एक और मीटर खुदाते तो कितना देना पड़ेगा 150 प्लस में 50, यानी कि 200, यानी कि 2 मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी 200, और यही तुम्हारा हो जाएगा दूसरा पद, यानी कि 150 प्लस 50 कर देंगे ना, यही आ जाएगा तुम्हारा दूसरा पद। इसी तरीके से अगर तीसरा पद निकालना है, ठीक है, यानी कि अगर 3 मीटर की खुदाई की जो लागत होगी वो होगा मेरा तीसरा पद। ध्यान दो, 3 मीटर
की खुदाई की जो लागत होगी ना वही होगा मेरा तीसरा पद। अब 3 मीटर की खुदाई की लागत कैसे निकलेगा, जो 2 मीटर की खुदाई है वो है 200 रुपया। अब हम एक और मीटर खोदाएंगे तब होगा मेरा 3 मीटर, और 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदाने के लिए कितना रुपया बढ़ जाता है, 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी कि तीसरा पद मेरा क्या आ जाएगा, 200 में 50 रुपया बढ़ के आ जाएगा 250। इसी तरीके से अगर हम चौथा पद निकालना चाहें, चौथा पद क्या होगा, 4 मीटर की खुदाई की जो लागत होगी वो होगा चौथा पद। ध्यान से समझो, 4 मीटर की खुदाई की लागत जो होगा चौथा पद। 4 मीटर की खुदाई की लागत कैसे पता चलेगा, जो 3 मीटर की खुदाई है इसमें 50 रुपया बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अतिरिक्त मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपया, यानी कि 3 मीटर की खुदाई की लागत 250 है। ठीक है, अब 1 और मीटर अगर तुम एक्स्ट्रा खुदाते हो तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 1 और मीटर एक्स्ट्रा खुदाते हो तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो चौथे 4 मीटर की खुदाई की अगर हमको लागत निकालनी है तो 3 मीटर की खुदाई की जो लागत है 250, इसमें 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी कि 250 प्लस में 50, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 300। ठीक है, इस तरीके से यहीं तक आपको ज़्यादा चौथा पद तीसरा चौथा पद प्राप्त करके लुक जाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो सीरीज है ये अनुक्रम बढ़ते रहेगा। ठीक है, चौथा पद प्राप्त करके हम क्या करेंगे, लुक देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः सूची बराबर। ठीक है, सूची कैसे हम लिखेंगे, A1 A2 A3 A4 को कोमा के रूप में लिख देंगे, वही हो जाएगा सूची। जैसे 150, ठीक है, कोमा में ये वाला 200, ठीक है, कोमा में ये तीसरा पद 250 और कोमा में ये चौथा पद आपका 300, ये हमको मिल गया सूची। अब बताओ क्या ये सूची AP में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। ध्यान दो, हम डायरेक्ट कर देते A2 माइनस A1, यानी कि 200 में से 250 हो जाएगा, क्या आएगा 50, ये आपका D1 होगा। अगर तुमको D2 निकालना है तो क्या करेंगे, A3 माइनस A2, 250 में से 200 हो जाएगा तो क्या आएगा 50। ठीक है, फिर अगर हम D3 निकालेंगे ठीक है तो क्या होगा, A4 माइनस A3, 300 में से 250 आएगा तो 50, यानी कि यहाँ पर हमको जितना भी D नजर आ रहा है वो सब बराबर है, और सभी D अगर बराबर है, ठीक है, तो दिया गया सूची किस में है, AP में है। ठीक है, अतः सूची AP में है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, अब ये मूलधन मिश्र धन का आ गया। ठीक है, मूलधन मिश्र धन आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, कह रहा है क्या कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ये 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। अब ध्यान दो, तुम क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर कोई राशि मान लो प्रिंसिपल P है, अगर उसको हम 8% की दर से, ठीक है, किसी को देते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देते हैं, तो जो हमको मिश्रधन मिलता है वो P × 1 + R/100 की पावर n होता है। ये आता है फॉर्मूला। ठीक है, मान लो कि अगर हम P अमाउंट को 8% की दर से n वर्षों के लिए किसी को देते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा 2 तरह का ब्याज दर होता है, साधारण ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देते हैं, ठीक है, तो n वर्षों के बाद जो हमको मिश्रधन मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, A = P × 1 + R/100 की पावर n। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम सूची प्राप्त करेंगे और वो सूची को देखेंगे AP में है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर हल लिख देते हैं। हम लिख देते हैं क्या कर रहा है यहाँ पर सवाल कि प्रत्येक वर्ष प्राप्त मिश्रधन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि प्रथम वर्ष प्राप्त मिश्रधन, ठीक है, प्रथम वर्ष प्राप्त मिश्रधन। ठीक है, पहला वर्ष जो मिश्रधन हमको मिलेगा उसको हम लोग A1 कह देते हैं। ठीक है, मिश्रधन इसको हम लोग क्या कर देते हैं, A1। ठीक है, अब हमको A1 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n। P जो राशि है यानी कि 10,000, 1 + R जिस दर से दी यानी कि 8% की पावर n। अगर 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो n = 2, 2 वर्ष का निकालेंगे तो n = दूसरे वर्ष का हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे तो n = 2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो n = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल को तुम ना भाषा से ही पकड़ सकते हो, क्योंकि ये इस प्रकार का सवाल तुमको सब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और तुम यहाँ पर ये टर्म, ये चक्रवृद्धि ब्याज देख के बता सकते हो कि AP में नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हर साल का सेम नहीं होता है, और चूंकि हर साल का चक्रवृद्धि ब्याज सेम नहीं होगा तो हर साल का मिश्रधन भी सेम नहीं होगा, और हर साल का मिश्रधन सेम नहीं मतलब एक निश्चित अमाउंट नहीं भरेगा तो प्राप्त सूची एक AP में नहीं होगा। हम आपको करके दिखा देते हैं। मान लो हमको प्रथम वर्ष का मिश्रधन निकालना है, तो अगर हमको A1, इसको हम कर दिए प्रथम वर्ष के मिश्रधन को A1 कर दिए, तो A1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, P × 1 + R/100 की पावर 1। P कितना है 10,000, ठीक है, इसको 10,000 ही रहने देते हैं, 1 + 8/100 की पावर में 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू ये यहाँ पर LCM लेंगे तो ये 108/100। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो, 108/100 ही रहने दो। उसी तरीके से अब हम दूसरे वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष में जो मिश्रधन प्राप्त होगा उसको हम कर दिए A2, वो निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, P × 1 + R/100 की पावर 2। अब P कितना है हमारा 10,000, ठीक है, 1 + R कितना है 8/100 इसकी पावर 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है, इंटू ये 108 और बटा में 100 की पावर 2, ये आ गया आपका A2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम A3 निकालना हो, यानी कि तीसरे वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, वो कैसे निकलेगा, P × 1 + ठीक है
r अपॉन में 100 की पावर n, अब n की जगह क्या लिखेंगे 3, ठीक है। p कितना है हमारा 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस, ठीक है, r कितना है 8 इस बटा में 100 की पावर 3, यानी कि 10,000, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 108 बटा में 100 की पावर 3, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष प्राप्त मिश्रधन A1 हम निकाल लिए, ये होगा। दूसरा वर्ष प्राप्त मिश्रधन A2 हम निकाल लिए, ये होगा। तीसरा वर्ष प्राप्त मिश्रधन A3 हम निकाल लिए, ये होगा, ठीक है। अब जब A1 A2 A3 हमको मिल गया, ठीक है, ध्यान दो, जब A1 A2 A3 हमको मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से हम चुपचाप सूची लिख देते हैं, ठीक है। अब सूची में हम क्या लिखेंगे, पहले A1 को लिखेंगे, यानी कि 10,000, ठीक है, इंटू 108 बटा 100 की पावर 1, ये 1 को नहीं लिखने देते हैं, ये A1 होगा। उसी तरीके से 10,000, ठीक है, इंटू 108 बटा 100 की पावर 2, ये आपका A2 होगा। 10,000, ठीक है, इंटू 108 बटा, ठीक है, 100 की पावर 3, ये आपका A3 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब जब तुम D1 निकालोगे, ठीक है, तो A2 माइनस A1 करोगे तो D1 आ जाएगा, ठीक है। हम कर ही देते हैं, D1 बराबर A2, यानी कि 10,000 इंटू, ठीक है, 108 बटा 100 की पावर 2 माइनस, ठीक है, 10,000 इंटू 108 बटा में 100, ठीक है। अब होगा क्या, सिंपल, हम 10,000, ठीक है, इंटू 108 बटा में 100 कॉमन ले लेते हैं। 108 बटा में 100 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बच क्या जाएगा 108 बटा में 100 और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 108 डबल 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 बटा में 100, ये फिर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 88 64 864, यानी कि जो D1 आएगा वो आ जाएगा 864। इसी तरीके से अगर तुम D3 निकालना चाहता है, सॉरी D2 निकालना चाहता है, तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 क्या है तुम्हारा 10,000, ठीक है, इंटू 108, ठीक है, बटा में 100 की पावर कितना है 3 है, माइनस में 10,000, ठीक है, इंटू 108 बटा में 100 की पावर कितना है 2 है। करेंगे क्या कि 10,000, ठीक है, इंटू 108 और बटा में 100 की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बच क्या जाएगा 108 बटा में 100 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अगर तुमको D2 निकालना है तो 10,000 को 10,000 ही रहने दो, ठीक है, 108 बटा में 100 यानी कि 108 का स्क्वायर और बटा में 100 का स्क्वायर यानी कि 4 शून्य, ठीक है, इंटू, अब देखो ये 108 बटा में 100 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 100 इससे गुणा होकर हो जाएगा माइनस 100, यानी कि यहाँ पर फिर से आ जाएगा 8 बटा में 100, ठीक है। ये 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 108 का स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, 8 8 16, 116 64 गुना में 8, ठीक है, बटा में 100 आ जाएगा। अब देखो 16 64 गुना में 8 करो तो 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौक 48, 3 51 के 1 हाथ में 5, ठीक है, यहाँ पर लिखो 8 में 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 चौक 48, 48 से 5 53 के 3 हाथ में 5 आएगा, 8 एकम 8, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 आएगा, 8 एकम 8 1 9 और बटा में 100, ठीक है, यानी कि 933.12 आएगा, ठीक है, 933.12 आएगा, ठीक है। तुम घर पे कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से, यहाँ पर हमको आ गया 933.12। अब देखो जो हम D1 निकाले थे वो क्या आया 864, लेकिन जो D2 निकाले वो क्या आ गया 933.12, यानी कि यहाँ पर जो D1 है वो डज नॉट इक्वल टू D2 है, और जब D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है तो दिया गया सूची AP में नहीं है, ठीक है, दिया गया सूची किस में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।